भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 नहीं 22 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है जी। 22 21 प्रत्याशियों का ऐलान तो केंद्रीय समिति ने दिल्ली से किया था जी लेकिन केशकाल से, लेकिन रिकेश गंभीर नाम है जी और रिकेश, दिव्या, ऋषि भसीन, जी संगीता शाह, जी ब्रिजेश बिचपुरिया जी और राकेश पांडे। जी ये भी एक नाम है। बहुत सुलझा नाम है। जी, कुछ नाम उभरे हैं वहाँ पे आए हैं। एक दया सिंह का नाम है जी, जो उपनेता प्रतिपक्ष हाँ है। उपनेता प्रतिपक्ष, कुछ पार्षदों ने भी उसका नाम लिया है। जी, तो दया सिंह की दावेदारी भी भिलाई नगर में पहली बार देखने को मिली है। मतलब पांडे जी के अलावा नाम की अगर चर्चा हाँ, होगी तो मतलब 2-4 नाम और 90 के हैं। बाद भिलाई में कोई मजबूत से दावेदारी की है तो दया सिंह, वो भी पांडे जी के रहते हुए। छत्तीसगढ़ में 70 लोगों के यहाँ छापेमारी हो चुकी है ईडी की अभी तक 70 लोग, उसमें नेता भी है, और अधिकारी भी है। 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है जी, और 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच भी किया है। जी। और वैशाली नगर में मैंने एक चीज देखी जो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे भी खटकी और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी जी। बेहद नाराज दिखे। जो मंच सजाया गया था वो वैशाली नगर के बाहरी नेताओं से भरा पड़ा था। तो रमन सिंह के लड़ने में कहीं कोई संदेह नहीं है। पार्टी फिर मैसेज देगी क्या कि डॉक्टर साहब फिर से सीएम का चेहरा होंगे? है वो है। इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी पे सवाल उठाते हैं कि अगर आप कहते हैं कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो इतनी प्रॉपर्टी कम अटैच क्यों हो रही है? शराब घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी, इसलिए वो मामला आगे खींच नहीं रहा है। जी। नीरज ने बेहद समझदारी भरा कदम उठाया है। जी। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि कांग्रेस की टिकट का फैसला आवेदन देने से नहीं होता है, आलाकमान पार्टी आलाकमान तय करती है। जी। और भिलाई, वैशाली नगर या दुर्ग जिले के किसी भी सीट के अंतिम निर्णय में सहमति भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। और इस समय उनकी जो गतिविधियां भिलाई और वैशाली नगर दोनों स्थान पे हैं और मेरी जो सूचना है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सीट ओपन नहीं कर रहे सीट ओपन नहीं कर रहे लेकिन चुनाव लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे या निर्दलीय फिर से मैदान में होंगे वो समय का इंतजार कर रहे हैं और समीकरण को भांप रहे हैं। जी। वैशाली नगर में भी दावेदारों की बड़ी संख्या है, फौज है एकदम अभी। लेकिन इस समय जो गंभीर रूप से नाम बहुत तेजी से चला है वो रिकेश सेन का है, 5वीं बार के पार्षद हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ आलोक तिवारी जी है, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं, जिनकी बातें लगभग सही होती है और उनका आकलन एकदम सही होता है। और भिलाई टाइम्स हमेशा कोशिश किया है कि सही चीजें आपको बताए ताकि आप अपडेट रहे और आपको हम आगे रख सके। छत्तीसगढ़ में चुनाव की चर्चा लगातार हो रही है, हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। 21 सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी लगातार प्रेशर में आ गई है। प्रेशर में आने के बाद सीटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। इस बीच में ईडी वाले भी आ गए हैं जो लगातार सीएम हाउस के करीबी लोगों तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे सवाल हैं कि ईडी वालों ने रेड क्यों मारा, सीएम हाउस से करीबी लोगों पर रेड क्यों पड़ा, क्या मुद्दे थे, क्या हो गए, आने वाले समय में और क्या क्या होने वाले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चीजें चेंज होने वाली है, बहुत उथल पुथल होने वाली है। वो चाहे मौसम हो, चाहे राजनीति हो, चाहे भौगोलिक हो, सब कुछ होने वाला। बताएंगे, आज सारी बात करेंगे, सारे विषयों पर बात होगी क्योंकि टिकट को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं जिनसे आप लगातार सुनते हैं। भैया, जैसा मैंने कहा कि टिकट को लेकर मंथन और इस बीच ईडी की भी एंट्री, ईडी पे हम डिस्कस करेंगे बाद में अच्छे से। छत्तीसगढ़ पूरी तरह चुनाव के मूड में आ चुका है यशवंत जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 नहीं 22 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जी, 21 प्रत्याशियों का ऐलान तो केंद्रीय समिति ने दिल्ली से किया था जी। लेकिन केशकाल से टेकाम जी को टेकाम को प्रत्याशी बनाया। आईएएस अफसर रहे जी, सेवानिवृत्त होने के बाद उनको प्रत्याशी बनाया गया है जी। और कांग्रेस भी बहुत तेजी से अपनी तैयारी में लगी हुई है जी। उसके संकल्प शिविर चल रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से दावेदारों का आवेदन मंगाया गया है जी। अकेले दुर्ग जिले की एक पाटन विधानसभा को अपन छोड़ दें जी, जहाँ से भूपेश बघेल जी प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं भी जी। केवल पाटन से केवल भूपेश बघेल का आवेदन है। बाकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बाकी विधानसभा 5 विधानसभा बसते हैं वहाँ लगभग 300 के आसपास का आवेदन आया है जी। अकेले वैशाली नगर से 76 दावेदार सामने आए हैं। 80 के आसपास बता रहे थे, फाइनल फिगर करने के बाद 80 हो गया वो। तो 80 के आसपास बता रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर के तैयारी शुरू हो गई है जी। शैलजा जी ने कहा है कि 6 सितंबर को पहली सूची कांग्रेस की आ जाएगी जी।
वहीं सरगुजा में जो प्रदेश के भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जी, उन्होंने कहा है कि हम हफ्ते भर में मतलब रक्षाबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी आ जाएगी। भाजपा ने अपने प्रत्याशी चाहे बाकी सीटों के लिए जो 22 सीट है उनको छोड़ करके बाकी सीटों के लिए सभी जगह पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कल अपने दुर्ग जिले में भी पर्यवेक्षक सारे पहुंचे थे। भिलाई से विक्रम उसेंडी थे, पर्यवेक्षक बन के आए थे। वैशाली नगर से सुनील सुनी रायपुर के जो सांसद है वो आए थे। उसी तरह दुर्ग में 3 विधानसभा, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा को लेकर के चर्चा हुई। चंदू साहू जी, चंद्रशेखर साहू और खूबचंद पारक जी, ये तीनों ने मिलकर वहाँ प्रत्याशियों की लेकर रायशुमारी की। और सबसे बड़ा सवाल कल, जैसे कि वहाँ पे पार्टी दफ्तर में जब मैं भी पहुंचा था चूंकि इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि अहिवारा जो कि रिजर्व सीट है, SC सीट है, रिजर्व है, वहाँ 100 के आसपास दावेदार आ गए। यशवंत, उसके पीछे की जो मेरे को वजह समझ में आती है, कांग्रेस से अभी विधायक हैं गुरु रुद्र कुमार जी, और मंत्री भी हैं जी, और समाज के गुरुदेव भी हैं जी, जगत गुरु हैं वो जी, और उनकी सीट बदलने की चर्चा भी लगातार वहाँ चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई और विरोध का वातावरण भी है जी। और भाजपा के दावेदारों को लगता है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी, तो इसलिए वो 100 के दावेदार आपको वहाँ दिख रहे हैं। और लास्ट जो प्रत्याशी रहे डहरे जी, सांवलाराम डहरे जी, राजमंच थे, वहाँ पे ठीक नहीं बता रही है। सांवलाराम डहरे जी जिला भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और काफी बड़े अंतर से वो पिछला चुनाव हारे थे। 35-40 हजार के आसपास। सक्रिय रहते हैं, घूमते रहते हैं, दौरा करते हैं, सक्रिय रहते हैं, लेकिन पिछला चुनाव उनके टिकट में सबसे बड़ा रहा है। बड़े अंतर से वो चुनाव हारे थे जी। और इसीलिए कि और अहिवारा में सबसे बड़ी चीज, अहिवारा में स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाने के नाम पार्टी के भीतर लग रही है। जब से वो सीट अस्तित्व में आई है, दुर्ग से भिलाई से जाके प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष, कार्यकर्ताओं में असंतोष है। वो असंतोष अपन आगे चल के वैशाली नगर में की भी चर्चा करेंगे जी। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए 100 के आसपास दावेदार आ गए। जीत की संभावना भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, इसलिए वहाँ दावेदार आपको ज्यादा। बिल्कुल। दुर्ग शहर पे आ जाते हैं, वहाँ पे भी एक अनार 100 बीमार वाली कहावत के अनुसार बीजेपी के पास दावेदार है। दावेदार आपको सभी जगह दिखेंगे, पर दुर्ग शहर और वैशाली नगर का समीकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, थोड़ा मैच हो रहा है। चूंकि वैशाली नगर से सरोज पांडे जी 2008 में विधायक का चुनाव लड़ी और जीती भी थी जी। दुर्ग से महापौर रही, तो सरोज पांडे जी का दखल दुर्ग और वैशाली नगर दोनों जगह दिखता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा वहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को खड़े करने में अभी हेमचंद यादव जी के जाने के बाद, निधन के बाद एक बड़ी रिक्तता वहाँ महसूस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। जो जितेंद्र वर्मा, ललित चंद्राकर और बाकी इनकी जो टीम है, जो मंडल के कार्यकर्ता बहुत मेहनत करके पार्टी वहाँ पे वापस आते हुए दिखी है और संगठन वहाँ काम करते हुए दिख रहा है। टीम वर्क जितेंद्र वर्मा का भी दावा वहाँ मजबूत हो गया है। कल जितनी रायशुमारी हो रही थी, मंडल के पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वो जितेंद्र साहू का भी पक्ष वहाँ मजबूत से रखे हैं। मैं आपको बता दूं यशवंत, सभी दावेदारों से पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 भी किया है। कोर कमेटी के मेंबर लोगों से अलग अलग बात किया है, तो ज्यादातर लोगों ने जितेंद्र वर्मा का नाम लिया है। सरोज पांडे जी की स्वाभाविक दावेदारी वहां से है। 2 बार मेयर रही हैं। पार्षदों ने भी कुछ लोग थे नाम लेने वाले, लेकिन वहाँ ऐसी खबरें आई मेरे पास भी कि वो पहले तो रणनीति बनाए थे सुबह कि हम सब जाएंगे, सरोज जी का नाम लेंगे, क्योंकि अधिकांश पार्षद जो है सरोज गुट के लोग। देखिए, जो महत्वाकांक्षा जो है ना सभी में होती है। अगर पार्षद बने हैं तो कई पार्षद 2-2, 3-3 बार के हैं, 4-4 बार वाले भी है, 4-4 बार। दिनेश देवांगन है ना जी, ये तो सरोज जी की बेहद करीबी पार्षदों में इनकी गिनती होती रही है, उनके साथ सभापति भी रहे हैं जी। तो स्वाभाविक महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अंदर रहती है, तो साथ में वो ये बोलता है कि अगर सरोज जी को नहीं लड़ा रहे हैं तो आप मेरे को मौका दीजिएगा। वो ही बोलते रहे कि ये एक लाइन उन्होंने पकड़ी थी जी। तो कुछ लोग तो सरोज जी का भी नाम नहीं लिए कि भैया ठीक है मैं हूँ ना अपने आप में दावेदार, तो ऐसे सरोज पांडे जी दावेदार नहीं है। सरोज पांडे जी को लेकर के पार्टी फैसला करेगी कि लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, और लड़ाना है तो कहाँ से लड़ाना है। बिल्कुल वो स्थिति वैशाली नगर की है जी। वैशाली नगर में भी दावेदारों की बड़ी संख्या है, फौज है एकदम अभी। लेकिन इस समय जो गंभीर रूप से नाम बहुत तेजी से चला है वो रिकेश सेन का है। 5वीं बार के पार्षद हैं जी, और अभी 4-5 दिन में डेवलपमेंट इनके नाम पे दिखा है, मतलब पब्लिक में चर्चा है यशवंत की रिकेश बहुत तेजी से बढ़ा है। उनके नाम के साथ एक चीज है कि वो उनको देखो निकाल देगा मैच। हाँ, ये पॉजिटिव शब्दावली लोगों की रहती है कि रिकेश को अवसर मिलेगा तो अच्छी स्थिति में। भसीन जी इनको जादूगर कहते थे, बोले यार तुम जादूगर हो। भसीन जी से याद दिला दिया आपने कि
उनके घर से विद्यारतन भसीन के परिवार से भी नाम सामने आ रहे हैं। उनकी बेटी है दिव्या भसीन जी, उनके भतीजे हैं ऋषि भसीन। ऋषि भसीन युवा मोर्चा में काफी सक्रिय रहे हैं। जी। अब आगे चल के क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यही जो सब नाम है एक पार्टी किसी दो में से किसी एक को आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे दावेदार हैं। संगीता शाह जी का नाम भी आ रहा है, जो सिंप्लेक्स कास्टिंग यूनिट की चेयरमैन है जी, लगातार दौरा कर रही है, पिछले 6 महीने से काफी सक्रिय हैं जी। और पार्टी में उन्होंने सदस्यता जिस दिन से ग्रहण की उस दिन से उनका लोगों के मन में चर्चा का विषय छोड़ दिया उन्होंने कि भाई चर्चा तो उनके नाम की भी है, लेकिन रिकेश गंभीर नाम है जी। और रिकेश, दिव्या, ऋषि भसीन, संगीता शाह, ब्रिजेश बिजपुरिया जी और राकेश पांडे जी, ये भी नाम बहुत सुलझा नाम है जी। तो पार्टी बहुत पेशो पैस में है और बहुत ज्यादा मंथन कर रही है, क्योंकि पार्टी की सीट है। मुझे लगता है सीट को भाजपा किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहती, इसलिए चिंतन की स्थिति और इस पे फैसला आखिरी में हो सकता है। अभी एकदम जल्दबाजी हो जाएगी पार्टी के लिए, तो इसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे कि नामांकन के एक दिन पहले। हाँ, बहुत मतलब आखिरी मोमेंट पे वैशाली नगर का रिजल्ट आएगा ऐसा मुझे दिखता है। अभी दूसरी तीसरी सूची में नहीं आने वाला। दूसरा, कांग्रेस के संकल्प शिविर लगातार चल रहे हैं जी। कल भी यहाँ संकल्प शिविर हुआ, दोनों विधानसभा का, भिलाई का और वैशाली नगर का, दुर्ग शहर का भी हुआ। वैशाली नगर में मैंने एक चीज देखी जो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे भी खटकी और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी बेहद नाराज दिखे। जो मंच सजाया गया था वो वैशाली नगर के बाहरी नेताओं से भरा पड़ा था, जो अपने आप को दावेदारी के रूप में यहाँ दुर्ग वाले भी आ गए हैं, बहुत सारे दुर्ग के भी आ गए हैं, अहिवारा से टिकट मांग रहे हैं, जेवरा सिरसा के लोग टिकट मांग रहे हैं। भिलाई नगर वाले तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता इससे नाराज थे कि न उनको बोलने का अवसर मिला, न सुनने का अवसर मिला, उनको एक दर्शक की तरह वहाँ बैठाल दिया गया था। सबसे बड़ी चीज जो मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं राजेश तिवारी, उन्होंने अपने भाषण में भी इस चीज को कोट किया कि 76 दावेदार हैं, 241 बूथ है, अगर 3-3 बूथ को भी जिता लेते तो वैशाली नगर की सीट आज तक 3-3 दावेदार एक बूथ पकड़ लेते, नहीं हारते। तो ये उनकी नाराजगी इसमें भी देखी कि बाकी जगह के संकल्प शिविरों में बराबर का भीड़ दिख रहा है और यहाँ जिस आपके दावेदार आए हैं, अगर अपने साथ 100 भी ले आते तो उपस्थिति कुछ प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे दावेदार है जो सिंगल ही है, अकेले बाइक में घूम रहे, अकेले टिकट के लिए आवेदन कर लिए। वैशाली नगर नहीं हुआ, पर्यटन स्थल हो गया नेताओं का, ये स्थिति दावेदारों की यहाँ पे आना जाना शुरू हो गया है। बिल्कुल। भिलाई नगर को लेकर भी कल पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से बात की है। भिलाई नगर को में जहां तक जितने लोग पार्टी पर्यवेक्षक से मिले उनमें प्रेम प्रकाश पांडे जी का मजबूती से लोगों ने पक्ष रखा जी। उनके समर्थक भी वहाँ पे बहुत नजर आए, बहुत और नारेबाजी भी काफी हुई जी। तो पांडे जी की मजबूत दावेदारी लोगों ने प्रस्तुत की है जी। लेकिन दया सिंह भी वहाँ मतलब कुछ नाम उभरे हैं वहाँ पे आए। एक दया सिंह का नाम है जो उपनेता प्रतिपक्ष है। उपनेता प्रतिपक्ष, कुछ पार्षदों ने भी उसका नाम लिया है जी। तो दया सिंह की दावेदारी भी भिलाई नगर में पहली बार देखने को मिली है। मतलब पांडे जी के अलावा नाम की अगर चर्चा होगी तो मतलब 90 के बाद भिलाई में कोई मजबूत से दावेदारी किया तो दया सिंह, वो भी पांडे जी के रहते हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है। राजनांदगांव लेके चर्चा, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि भैया डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। यशवंत में पहले भी अपन लोग चर्चा किए हैं जी। डॉक्टर रमन सिंह 100% चुनाव लड़ेंगे जी, और कोई किंतु परंतु नहीं है। राजनांदगांव में कल पर्यवेक्षकों उनके जो पर्यवेक्षक 1-to-1 करने गए थे जी, उनमें केवल सारे लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह का नाम आगे किया है जी। और डॉक्टर रमन सिंह ने भी रिप्लाई किया, सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, वहाँ राजनांदगांव की जनता का आभार माना कि इतने बार उन्होंने स्नेह डॉक्टर रमन के प्रति रखा है जी। तो लोगों का थैंक यू भी डॉक्टर साहब ने किया है। तो रमन सिंह के लड़ने में कहीं कोई संदेह नहीं है। पार्टी फिर मैसेज देगी क्या कि डॉक्टर साहब फिर से सीएम का चेहरा होंगे? है वो है डॉक्टर साहब 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदेश तो है कि साइलेंट संदेश, और पार्टी उनकी सुन भी रही है, बातें चल भी रही उनकी, जो भी टिकट वितरण हुआ उसमें भी उनकी चली है। चली क्या है, मतलब उनकी राय को महत्व दिया गया है जी। ये मोटा चीजें हो गई है। बाकी ईडी वाले, ईडी का लफड़ा है, ईडी का लफड़ा भी छत्तीसगढ़ में है, सब परेशान भी। आने वाला जो सितंबर का महीना है, खास करके 15 से 20 तारीख तक का, वो काफी महत्वपूर्ण है। ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही, कुछ फैक्ट निकाले थे यशवंत जी। इसी महीने 2 केस अभी दर्ज हुए हैं अभी हाल में। ईडी अभी तक छत्तीसगढ़ में 6 मामलों की जांच कर रही है यशवंत, जिसमें कोल परिवहन है, डीएमएफ और नहीं, डीएमएफ तो अभी किया है जी, कोल है आपका, और शराब का मामला है, सट्टेबाजी हवाला,
अभी नया जो मामला दर्ज की है वो महादेव ऐप को लेकर के है जी, और चावल सप्लाई में गड़बड़ी। चावल सप्लाई में जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी जी, और डीमैप को लेकर के दर्ज की है। जी, जी। इसमें अभी तक कोल परिवार में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 70 लोगों के यहाँ छापेमारी हो चुकी है ईडी की अभी तक 70 लोग, उसमें नेता भी है, और अधिकारी भी है। 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है जी, और 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच भी किया है। जी। और इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी पे सवाल उठाते हैं कि अगर आप कहते हैं कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो इतनी प्रॉपर्टी कम अटैच क्यों हो रही है? शराब घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। रोक लगा दी, इसलिए वो मामला आगे खींच नहीं रहा है यशवंत जी, लेकिन जो लगातार कार्रवाई ईडी कर रही है जी, ये आने वाला समय जो है कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए तकलीफ वाला है जी, क्योंकि बड़े मामले सामने आने वाले हैं और बड़े मामले सामने वाले, और उसमें सच्चाई कितनी है, कोर्ट क्या आगे स्टेप लेगा, ये देखने का विषय रहेगा। और सितंबर के महीने में जो ईडी का एप्लीकेशन है वो और अनिल टुटेजा जो एक आईएएस अफसर हैं जी, उनके एप्लीकेशन पे भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिशा निर्देश आएगा, फैसला आएगा जी, तो आगे जो है बहुत मुश्किल भरा वक्त है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ग्राउंड पे लोगों पे पड़ेगा नहीं। मैं पहले भी आपसे ये कहा यशवंत कि अगर ईडी कोई चीज को प्रमाणित करने में सफल हो गई, जैसे हम बंगाल में देखे थे कि एक कमरे भर में पैसा भरा मिल गया है ना, ऐसा ईडी की कार्यवाही जो है फौरी तौर पे दिख रही है लेकिन कोई बहुत बड़ा स्कैम जो है उजागर की शराब घोटाले में 2000 का घोटाला बताते हो, 300 करोड़ के आसपास की संपत्ति अटैच की, तो बाकी है कहाँ जी? तो यही हिसाब तो कांग्रेसी भी मांग रहे हैं। आपको तथ्य देना पड़ेगा जी, कांग्रेसी जनता को। अगर आप समझाने में सफल हो गए, बताने में सफल हो गए कि वाकई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस के लिए तकलीफ होगी। बिल्कुल, वाकई में तकलीफ हो सकती है और आने वाला समय वाकई में कांग्रेस के लिए और छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बड़ा उथल पुथल होने वाला है। उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिए और आपके विधानसभा में कौन कौन दावेदार हो सकते हैं वो अपडेट हमें जरूर करें, कमेंट करके बताएं ताकि उस नाम पर हम चर्चा करें, वाकई में उस नाम पे चर्चा करने लायक है कि नहीं ये जरूर आप हमें बताएं। एक नाम छूट रहा है जिसपे मुझे लगता है कि चर्चा करनी थी, शायद शहर में लोग उस पर बातें कर रहे हैं, वशिष्ठ नारायण मिश्रा, वो इंतजार कर रहे हैं। एक नाम पे नहीं है यशवंत, 2 नाम पे चर्चा होनी चाहिए अगर हो ही रही है तो जी। शहर के महापौर है नीरज पाल। हाँ, पर ये छूट गए थे। पिछले 6-8 महीने से इस बात की चर्चा थी कि नीरज पाल वैशाली नगर या भिलाई नगर से दावेदार हो सकते हैं, प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस में आवेदन ही नहीं किया है। अच्छा, तो स्वाभाविक सी बात है कैंडिडेट नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है यशवंत। अच्छा, नीरज ने बेहद समझदारी भरा कदम उठाया है जी। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि कांग्रेस के टिकट का फैसला आवेदन देने से नहीं होता है, आलाकमान पार्टी आलाकमान तय करती है जी। और भिलाई, वैशाली नगर या दुर्ग जिले के किसी भी सीट के अंतिम निर्णय में सहमति भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। तो अगर चुनाव पार्टी को लड़ाना होगा तो नीरज को पार्टी लड़ा सकती है। आवेदन देने से दावेदारों के मन में आपस में मनमुटाव बढ़ता है, रोष बढ़ जाएगा कि अब मान लो भिलाई नगर से ही नीरज दावा कर देते तो देवेंद्र से मायने निकालते जाते, देवेंद्र से दूरी होती या ये है ना, नाराजगी जैसी बात होती। वैशाली नगर से मांगते, वैशाली नगर से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, तुलसी साहू और बहुत सारे गंभीर दावेदार, रीता गेरा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेवजह नाराजगी मोल होती। तो नीरज ने अच्छा कदम उठाया, समझदारी भरा काम किया। अगर पार्टी उनको लड़ने योग्य मानती होगी तो उनकी उम्मीदवारी का निर्णय पार्टी को लेना पड़ेगा। दूसरा नाम आपने वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी का लिया। नगर निगम का जब सीधा मेयर का इलेक्शन हुआ था तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने 50,000 के आसपास वोट पाकर अपनी लोकप्रियता प्रमाणित की थी। तीसरे नंबर पे आए थे, तीसरे नंबर पे थे, लेकिन 50,000 वोट मिला था उनको। 5वीं बार के निर्दलीय पार्षद हैं और इस समय उनकी जो गतिविधियां भिलाई और वैशाली नगर दोनों स्थान पे हैं और मेरी जो सूचना है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सीट ओपन नहीं कर रहे, सीट ओपन नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे या निर्दलीय फिर से मैदान में होंगे, वो समय का इंतजार कर रहे हैं और समीकरण को भांप रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वशिष्ठ चुनाव लड़ेंगे। पीछे हटने वाली बात तो नहीं हुई? पीछे पहले भी नहीं हटे, वैसा लड़े जो बोले वो किए। मुझे ध्यान है कि मेयर का जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास बड़े बड़े ऑफर थे। मैं खुद भी कई ऑफर का साक्षी हूँ जी।
बड़े ऑफर थे, लेकिन उन्होंने ये Backfoot किए हुए। पीछे कदम नहीं हटाया। जी। अगर एक बार नामांकन भर दिए तो वो चुनाव वो आखिरी दिन तय हुआ था ना कि वो चुनाव लड़ना लास्ट दिन मम्मी पापा, वशिष्ठ भाई के मम्मी पापा दोनों अस्पताल में एडमिट थे, हम्म, और उन्होंने आखिरी दिन जाके नामांकन किया था। और कल्याण कॉलेज कल्याण कॉलेज में, और 10-15 दिन का जो इलेक्शन का टाइम होता है, और 15 दिन में उन्होंने माहौल बना दिया था। शहर के एक बड़े अखबार ने तो उनको जीतता हुआ भी दिखा दिया था जी, उसका भी साक्षी मैं हूँ, है ना जी। तो स्थिति ये है कि वशिष्ठ भाई चुनाव लड़ेंगे आज तक में। अब लड़ेंगे कहाँ आप। से लड़ेंगे, क्या करेंगे, उन्हीं को तय करना है। एक तो उनको समझना बहुत मुश्किल का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है, वो शहर के मुद्दों को लेकर गंभीर रहते हैं और उनके ग्रीन कॉरिडोर बनाने के मामले में सबसे ग्रीन कॉरिडोर वाले बाबा ज्यादा बोलते थे। जितना मरीजों को मदद वो की हाँ। है, शायद दूसरा नेता नहीं कर पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो line up वशिष्ठ भाई करना। लगे रहते हैं, उसका निश्चित रूप से अगर वो चुनाव में आएंगे तो त्रिकोण बनेगा, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, कोई भी एक सीट। कोई भी सीट पे। बिल्कुल ठीक है, और कोई बड़ा दावेदार ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई निर्दलीय नहीं, ऐसा अभी मूड में तक होगा। कोई दिख नहीं रहे हैं। बाकी बागी होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। रीता सिंह घेरा भी काफी लगी हुई मैशर में डांस नहीं, मैं कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हो रही थी। जी कांग्रेस के लिए अगर कोई काम कर रहा है जी, ईमानदारी से, ग्राउंड पे टिकट मिले नहीं मिले अलग जगह है, अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के लिए रीता घेरा काम कर रही है, काम कर रही है, और उसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। पार्टी को मिलेगा और पार्टी भी उनको जी। कुछ ना कुछ मौका देगी। जी। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विराटन के साथ में। चुनावी अपडेट्स को लेकर हम आपको फिर से मिलेंगे, और बहुत सारे अंदर की खबर जो जरूरी शायद मुझे लगता है कि आप सब तक नहीं पहुंच पाती, शायद हमारी तक रहती है, तो वो आपको बताते हैं। आप बने रहिए विराटन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारी बातचीत कैसे लगी, ये जरूर बताएं। धन्यवाद।